क्या बैंक निफ्टी में करेक्टिव फॉल कंटिन्यू है? क्या पहले से मौजूद शॉर्ट ट्रेड्स के लिए ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करनी चाहिए? क्या है रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए सही एंट्री और एग्जिट लेवल्स? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के एक जरूरी अपडेट की। बैंक निफ्टी का करेक्टिव फॉल जारी है। बैंक निफ्टी अभी भी न्यू वेव के तहत एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में है और ट्रेंड नीचे की ओर है। इस समय ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करना अभी भी सही निर्णय हो सकता है। स्टॉप लॉस को ट्रिल करना ना भूलें। याद रखें, सही धैर्य और अनुशासन ही आपकी सफलता की कुंजी है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 26 सितंबर 2024 को हम लोग का एक 13th वेव कंप्लीट किया, जो कि 5 + 4 + 4 इज इक्वल टू 13th वेव में हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करके और यहाँ पे हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कंफर्म किया था, जो इंडिकेट किया था कि यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 26 सितंबर 2024 का जब करेक्टिव फॉल में इंटर किया था, जिसके तहत नीचे का ए बी सी वेव, ये हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न में हम लोग का नीचे सी वेव कंप्लीट किया था, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव था। और उसका यहाँ पर हम लोग पुनः एक करेक्टिव राइज में इंटर किए थे। यहाँ भी हम लोग करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी वेव, जो कि एक जिगजैग पैटर्न में ऊपर कंप्लीट किया था, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव था। और उसका यहाँ से हम लोग का पूरे के करेक्टिव सी वेव में इंटर कर चुके थे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं 26 सितंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2024 तक हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया था। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि फ्लैट पैटर्न के तहत 3 3 और 5 वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा किया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए हुए थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर का ए बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 26 सितंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक रफली हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का करेक्टिव फॉल पूरा करके और एक्स वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर करेक्टिव राइज में है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि बी वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, और उसका यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट किया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा किया था। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा सी वेव इस पर कंप्लीट करके और यहाँ से करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी सी वेव, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये हो गया और उसका यहाँ से हम लोग करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू किए थे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 5 वेव पूरा करने का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का किसी भी टाइम फ्रेम का ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था। यहाँ से चूंकि जब बी वेव में हम लोग नीचे कंटिन्यू किए थे तो इसमें हम लोग का रफली 4 दिन का टाइम लगा था, जबकि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो इसमें हम लोग का 5 डेज का टाइम लगा। या तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और सी वेव पूरा करके, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का एक्स वेव पूरा करके पुनः फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग यहाँ से देखे थे कि जब बी वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे तो सबसे पहले हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस था 53,800 का, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 52,400 का। अब पिछले 2-3 सप्ताह पहले हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 51,700 का। अब पिछले 2 वीक पहले हम लोग का
थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया था 50,500 का, और पिछले वीक भी हम लोग का अपर स्टॉप लॉस यही वाला पॉइंट था, और इस वीक के लिए भी हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 50,500 ही होगा। क्योंकि यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर एक्टिव रखे हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग का बी वेव के बाद जब सी वेव हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा करने का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ई बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम का एक्स वेव हो सकता है, और पुनः फिर से हम लोग का रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू है, जिसके लिए अपर थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 50,500 को फॉलो करते हैं हम लोग रेंज बाउंड में ट्रेड करें, या फिर नीचे की ओर कंटिन्यू करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक के लिए क्या होने की संभावना है। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे करेक्टिव राइज करता है तो ऊपर का ये बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले वीक में पूरे रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। रेंज बाउंड के तहत ऊपर का हो सकता है कि 50,200 और नीचे का 48,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है, जबकि ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा हम लोग का 50,500 का। और यहाँ से चूंकि करेक्टिव राइज सी वेव के फॉर्म में कंटिन्यू किया, तो 20 वीक के लिए हम लोग का नीचे का भी स्टॉप लॉस है 47,844 का। इसी दोनों अपर स्टॉप लॉस और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते एक छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करें, और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखें 47,844 का। जबकि यदि ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस रखेंगे, जो कि थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 50,500 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में एक छोटे से रेंज बाउंड में रहने की संभावना है, और रेंज बाउंड के तहत नीचे के लेवल पर यदि बाई करते हैं तो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि अपर लेवल पर शॉर्ट करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस 50,500 को फॉलो करें, लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स में पूरा करके करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ये बी और यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 वेव पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का सी वेव था। और यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि नीचे का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का सी वेव यहाँ पे पूरा करके पुनः फिर से एक करेक्शन के तहत नीचे रहने की संभावना है। तो यदि मंडे ट्यूसडे की बात करें, मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 50 है और नीचे का 48,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 48,300 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हैं छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में भी हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करते हुए स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ भी हम लोग छोटे से एक रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे। दोनों अपर स्टॉप लॉस और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि चूंकि यहाँ से हम लोग का करेक्टिव राइज एक्स पे पूरा करके और फिर से यदि नीचे कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट हम लोग एक और करेक्शन में इंटर कर जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी भी नीचे कंटिन्यू है और शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का अभी भी नीचे रहने की संभावना है। अकॉर्डिंगली जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाह रहे हो एक उसी टाइम फ्रेम का हम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी अभी हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस है 51,700 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोग नीचे ही रहने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए शॉर्ट पोजिशन बनाए रखें और नीचे के लेवल पर या तो प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अंत में मेरी सलाह है, फर्स्ट, पहले से मौजूद ट्रेड्स के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। सेकंड, इस हफ्ते के लिए ऊपर के लेवल पर नई शॉर्ट लेने के लिए 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करें। थर्ड, पैटर्न कन्फर्मेशन रूल को फॉलो करते हुए करेक्टिव वेव के खत्म होने का इंतजार करें। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।